बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मालूम है कल का प्रोग्राम अगर आपने देखा हो, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये ज़िक्र किया था। और जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो तमाम की तमाम शख्सियात जो अपने काम की वजह से, अपनी कारकर्दगी की वजह से और अपने काम के साथ जो सच्चे लगन, डेडिकेशन, मेहनत और जिस एहतराम के साथ और काम को इबादत जो लोग समझते हैं और फिर एक अपना नाम और मकाम माशरे में बनाते हैं, तो उनके जाने के बाद भी लोग उनको एक ऐसे नाम से, एक ऐसी इज़्ज़त के साथ, एक ऐसे पुरवकार अंदाज से याद करते हैं जिनमें उस्ताद ताफ़ू का नाम हम नहीं भूल सकते। कल उनकी वफ़ात हुई, वो खालिक हकीकी से जा मिले और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाया, आमीन सुम आमीन। और उनके अज़ीज़ व अकारिब, उनके जितने भी मद्दाह हैं, जो उनके फ़ैन हैं उनके काम और फ़न की वजह से, क्योंकि मौसीकी की दुनिया का एक तो मौसीकार बहुत बड़े वो और तबला नवाज़ बहुत बड़े थे। और सन 1970 से अपने करियर का आगाज़ करते हुए अपना आप मुंसलिक किया पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ। और ये वो दौर है पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का जब फ़िल्में बन रही थीं, अच्छा काम हो रहा था और म्यूज़िक के ऊपर बिलखसूस, फ़िल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, हर चीज़ पे काम होता था। लेकिन म्यूज़िक बजाते ख़ुद भी एक डिपार्टमेंट, एक शोबा समझा जाता था और उसमें हर किसी का एक बड़ा अहम किरदार होता था। तो उस दौर में अपना आप मनवाना उस्ताद ताफ़ू साहब आज भी अपने काम फ़न की वजह से, ये कतन रस्मन जुमला नहीं, हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। उनकी कुछ यादें आपकी नज़र। उंगलियों की तिरकट पेश करने लगा हूं हजूर। ये हजारों वर्ष लग जाए तो नहीं आएगी हाथ में। नहीं तो जो आदमी मुझे इसका चैलेंज करे वो मेरे साथ बैठ सकता है इस वक्त। अगर ये तिरकट निकाल जाए मैं तबला छोड़ दूंगा। जी ख़वातीन और हज़रात, बेशक ज़िंदगी की हकीकत ये कि हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है। कुछ ऐसा कर जाइए अपनी ज़िंदगी में कि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। ये दुनियावी लिहाज से एक इंसान की कामयाबी उसकी ज़िंदगी में हो सकती है, जितनी भी अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी की हुई है मुख्तसर। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो दिन है हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मुकीम हैं, आज का दिन इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि कश्मीर की तारीख़ का आज वो स्याह दिन है। 27 अक्टूबर कश्मीरी जितने भी बहन भाई हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं, कश्मीर के आज के इस दिन को यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। और आज के दिन उस बर्बरियत का आगाज़ हुआ तकरीबन 70 साल पहले, 77 साल पहले अगर मैं गालिबन गलत ना हूँ, कि जब भारतीय मज़ालिम का आगाज़ हुआ और जिस तरीके से आज़ादी की जंग और इस तगोदो में, इस आज़ादी की जंग में कितने जानों का नजराना हमारे कितने कश्मीरी बहन भाइयों ने दिया, कितने माओं ने अपने लख्ते जिगर खो दिए, कितनी बहनों ने अपने भाई खो दिए, किस किस तरीके से नहीं हमारे कश्मीरी बहन भाई जुल्म को बर्दाश्त कर रहे लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। वही स्पिरिट है, वही जज्बा है आज़ादी हासिल करने के लिए। आज भी हमारे कश्मीरी बहन भाई जिस तरीके से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जितने जितने मुकीम हैं, पाकिस्तान समेत, पाकिस्तानी हुकूमत समेत, तमाम पाकिस्तानी इदारों समेत हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। और ये दुआ हर लम्हा करते हैं, हर रोज़ नहीं करते, कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ादी मिलेगी। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आज़ादी एक ऐसी बड़ी नेमत है जिसका जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन जब हम अपने
कश्मीरी बहन भाइयों की स्ट्रगल को देखते हैं, हिम्मत जो वो नहीं हार रहे और ना हारेंगे इंशाल्लाह ताला, तो हमको देख के वो हिम्मत आ जाती है और इसीलिए हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। आज की तारीख़ के हवाले से, यानी जो यौम स्याह मनाया जा रहा है, आज के दिन की जो तारीख़ है उसके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए वो तमाम हमारे उस्ताद जो बेहतर तरीके से इस मौजू पर रोशनी डाल सकते हैं, और आज का प्रोग्राम भी बिलखसूस वीकेंड एट होम का और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे भी इस हवाले से खसूसी प्रोग्रामिंग का एहतमाम किया गया है। आपको मालूम है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से अपने तमाम फ़राइज़ को अल्हम्दुलिल्लाह नहायत खुश असलूबी के साथ निभाता है, और ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं, मैं इनको हमेशा अपने मेंटर्स में से और अपने टीचर्स में से मानती हूँ, और नहायत उम्दगी के साथ, शाइस्तगी के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इस अंदाज़ से गुफ्तगू करते हैं कि इनकी गुफ्तगू के दिल करता है सुनने को, और इनके सहर में भी आप गिरफ़्तार होते हैं। अल्लाह ताला ने डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब को बड़े बड़े ओहदों पर फाइज़ किया है, हिस्टोरियन भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सब कुछ है। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अपने हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सामने तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नादिया मेहरदीन। मैडम का तारुफ मैं ज़रूर ये कराते हुए, एक तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ की, पंजाबी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़, लेकिन इसके अलावा जो मेरे ख्याल में तारुफ ये मुझे पहले बोलना चाहिए था, फ़र्स्ट पाकिस्तानी टू गेट अ PhD फ्राम ऑक्यूपाइड कश्मीर श्रीनगर, यानी ये पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने PhD हासिल की है श्रीनगर से। ये जो तजुर्बा है, ये तमाम की तमाम बातें इनसे जानेंगे। मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सामने मौजूद हैं ज़ुहैब ज़मान, और ज़ुहैब चूँकि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये अक्कासी करते हैं कश्मीरी कल्चर की अपने अंदाज से। अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, लेकिन सबसे बढ़कर वो जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि अपने वतन के लिए जो जज्बा रखते हैं, वो जज्बे का इजहार मिली नगमों के ज़रिए करते हैं। और पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन एम्बेसी है उसमें कश्मीरी एम्बेसडर भी हैं, बहुत सारे और इनके भी बहुत सारी और क्रेडिट में चीज़ें, लेकिन मैंने इनको ये ऑफ़र कहा था कि फिर आपसे हम खुद सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारे साथ मौजूद है ज़ुहैब ज़मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये पता चला कि आप कोई गालिबन 10-12 घंटे की ड्राइव करके आए हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाजिश, आज आप भी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो यकजहती का इजहार अपने अंदाज से किस तरह करिए, बताइए। मैं आज 1-2 कश्मीरी डिशें बनाऊंगी, तो उस तरह मैं अपनी यकजहती का बिल्कुल ठीक, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में फिर आपसे भी मुलाकात होगी। सर, हम 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर की जब बात करते हैं, यौम स्याह इस दिन को मनाया जाता है, इसकी तारीख में जाते हुए सर। एक तो यौम स्याह का मतलब होता है कि वो दिन जब आपको दुख हो, गम हो, आप किसी आलाम में हो और उसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड हो। एक्चुअली ये जो 27 अक्टूबर है, ये नुक्ता आगाज़ है उस हुर्रियत पसंदी का और उस जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो 1947 27 अक्टूबर को भारतीय फ़ौज ने मुदाखलत शुरू की और अपनी फ़ौज को डिप्लॉय किया कश्मीर में। क्योंकि जो नोशनल बाउंड्री है उसके तहत 3 जून का जो मंसूबा था, उसके लिहाज से जो स्टेट्स थी, या उसने ये प्रिंसली स्टेट थी, इन्होंने या पाकिस्तान के साथ जाना था या हिंदुस्तान के साथ जाना था, और उसके लिहाज से ये ख्याल रखा जाना था कि सरहदें किसके साथ मिलती हैं और वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो मुसलमान है या हिंदू है, जिसको नोशनल बाउंड्री कहते हैं। लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ के जो राजा थे वो गैर मुस्लिम थे, जबकि वहाँ पे जो आबादी मेजॉरिटी थी वो मुसलमान थे, जो कि बहुत पहले तहरीक शुरू हो चुकी थी कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। क्योंकि 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान है या करारदाद लाहौर है, उसके तहत ये पूरी तौर पे सरगर्म हो चुके थे कश्मीरी मुसलमान कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है। लेकिन भारत की तरफ से ये एक जुल्म का आगाज़ हुआ कि बजाय इसके कि वो प्रिंसली स्टेट को उसकी एक सॉल्यूशन की तरफ जाते, उन्होंने अपनी फ़ौजें उतार दी वहाँ पे, और वहाँ पे एक कश्मीरी हुर्रियत पसंदी का आगाज़ हुआ। और जब फ़ौजें, आपको पता है, आती हैं तो वहाँ पे आज़ादी सल्ब हो जाती है, वहाँ पे इंसानियत का नाम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक जुल्म बर्बरियत का एक नुक्ता आगाज़ होता है। तो 27 अक्टूबर इस लिहाज से
हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए, और वो लोग जो इंसानियत के पैरोकार हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उनके लिहाज से ये यौम स्याह है कि कश्मीरियों को हक़ ख़ुद इरादियत की बजाय वहाँ पे फ़ौजें चढ़ा दी गई और उनकी जो एक आज़ादी को सल्ब कर लिया गया, और उनकी जो एक मर्ज़ी थी, रज़ा थी, जो उन्होंने एक बाद में उस तस्वाब राय की बात हुई, उसको एक दफ़ा बुलडोज़ करने की कोशिश की गई, और उसका नतीजा है, ये नुक्ता आगाज़ था। और उसके बाद आपने देखा है कि कश्मीर के साथ क्या जुल्म बर्बरियत हुई। तो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर में हैं, जो मकबूजा कश्मीर में हैं, जो लोग कश्मीरी डियास्पोरा है जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहते हैं, उसके लिहाज से आज के दिन इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि हम उस दिन से नफ़रत करते हैं, उस दिन की मज़म्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं जिस दिन भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में डिप्लॉय की। और दूसरा उनका ये है, उसका पहलू ये है कि हम कश्मीर के साथ खड़े हुए हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, और हमेशा जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती हम उनके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये जो जज्बा है हम सब महसूस करते हैं कश्मीर के नाम पे, और कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो जज्बा मैं देखती हूँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं, हम उनके साथ हैं हमेशा। एक तो इस पे रोशनी भी डालते हुए और फिर इस जज्बे के बारे में भी बात करते हुए, आज के दिन की अहमियत के हवाले से पहले बात करते हुए। जी मैडम, ये जो आज का दिन है वो हमारे पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में हम मना रहे हैं, क्योंकि ये जुल्म हुआ उनके साथ, और वो जुल्म तब से लेके अब तक चल रहा है। और फ़ौज क्या, वहाँ की जो हुकूमत है वो यहाँ पे इतना जुल्म कर रही है जिसकी कोई हद नहीं है उसके, क्योंकि मैंने वहाँ पे 5 साल रहा है और उस जुल्म को मैंने खुद देखा, और लोगों की बातें मैंने जब, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जब पता चला कि कोई पाकिस्तान से इस तरह फ़ीमेल आई हुई हैं, तो सबसे पहला जो सर वाक़या हुआ वो आसिया इंद्राबी साहिबा, जो कि दुख्तरे कश्मीर के नाम से जानी जाती हैं, वो मुझे हॉस्टल मिलने आई, और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था कि उनको बाहर से ही अरेस्ट किया गया कि ये क्यों पाकिस्तानी लड़की से मिलने आ रही हैं। तो वो जज्बा क्या कि मैंने, पता नहीं अल्लाह जाने कि उनको कहाँ से इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये आ रही हैं कोई पाकिस्तानी। इस तरह मुझे बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला जो कि हमारे लीडरान भी थे, वो मुस्लिम लीडर हैं, वो हमारे भी लीडरान हैं। सैयद गिलानी साहब से मिलने का मौका मिला, आम लोगों से मिलने का। मैडम आपको, मैं सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, आपको ख्याल कैसे आया आप ये करने का? ये मैडम साहब एक साख के तहत एक स्कॉलरशिप था, तो उसमें मुझे मेरे जो मोहतरम हैं टीचर्स, उन्होंने फिर कहा कि इनको भेजते हैं, तो उन्होंने मेरा नाम सेलेक्ट किया एंड देन मैं वहाँ पे गई। और आपने कंटिन्यूसली फिर 5 साल वहाँ पे रहा। आप फिर रही, और मैंने वो सारे जो भी कैदो बंद की सज़ा, वो होता ना कि वो एक इस हवाले से बिल्कुल बंद आप कह लें कश्मीर है, खूबसूरत ज़रूर है लेकिन पिंजरा है। ज़ाहिरी बात है सर, ये इस पे जो मैडम की अचीवमेंट है, 5 साल और फिर पीएचडी एंड देन फर्स्ट पाकिस्तानी, और फिर वो हालात भी विटनेस करना। या देखे ना कि एक तो सार्क का जो एक कनेक्टिंग एक फोरम था जिसको यूटिलाइज नहीं किया गया, जो भारत की हेजमनी की जो ख्वाब है उसके हवाले से। अदरवाइज़ ये एक था कि म्यूचुअल जो स्टूडेंट्स हैं उनको भेजा जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजा जाए और कश्मीर में भेजा जाए। तो लेकिन ये है कि वहाँ पे जाके एक स्टूडेंट ने जो एक्सपीरियंस किया 5 साल में, और उसको तो बहुत अच्छे ख्वाब लेके, बड़े अच्छे जज्बात लेके आना चाहिए था, क्योंकि ये एक आम बात है कि जब जहाँ आप जाते हैं ना, आप वहाँ के हो के रह जाते हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो सरगर्मियाँ हैं दोस्तों के साथ, असातिज़ा के साथ, कोलीग्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, तो वो खूबसूरत यादें होती हैं। और अगर डॉक्टर साहबा ये बात कर रही हैं कि उनका बड़ा एक बिटर एक्सपीरियंस है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि 5 साल में इन्होंने जो विटनेस किया है वो एक जुल्म है, वो खुशी और जो खूबसूरत लम्हात नहीं। बिल्कुल सही है, टोटली अग्री। ज़ोहेब आपसे ज़रूर बात करते हुए, आप खुद कश्मीरी हैं और कश्मीर कल्चर को और जो जज्बा रखते हैं आप तमाम बहन भाइयों के साथ, हम भी आपके साथ हैं, अपने अंदाज से पेश करते हैं। थोड़ा सा कश्मीर के कल्चर के बारे में बताइएगा। हमारा कश्मीर का कल्चर तो माशाल्लाह बड़ा रिच कल्चर है। सकाफ़त हमारी बड़ी पुरानी तहज़ीब है हमारी सकाफ़त की एक, और मतलब कश्मीर के कल्चर को दुनिया में माना जाता है। हमारे खानों को, हमारे मेहमान नवाजी को,
اور مطلب یہ پوری دنیا میں اس چیز کو مانا جاتا ہے. اور باقی اس دن سے ریلیٹڈ بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک عمران پرتاپ گڑھی صاحب کے شعر سے میں شروع کروں گا کہ جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، ہاں وہ ایک ٹیس ہوں، ہاں میں وہ پیڑ ہوں. یہ کشمیر کے لیے ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں. تو یہ یہی ہے نا کہ بیسیکلی جب 27 اکتوبر کو بھارتی فوجوں نے ظلم، بربریت اور وہاں پہ جارحیت جو بھی انہوں نے کیا، نہتے کشمیریوں کو یرغمال کا نشانہ بنایا، ماؤں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی اور ظلم کی انتہا کر دی. آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، ابھی وہ رکا نہیں ہے، اب آج بھی وہ جاری ہے. تو اس دن کو پھر بنایا جاتا ہے 27 اکتوبر کو. جو بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس دن کو مکمل طور پہ ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے طور پہ مناتے ہیں. تو جب تک وہ آزاد نہیں ہوتے تب تک یہ مناتے رہیں گے. ہمیں بس آگے جدوجہد کرنی ہے کہ دوسری طرف جانا ہے، آزادی کی طرف. بالکل ایسا ہی. آپ ملی نغموں کے تھرو جو ہے ذریعے آپ کشمیر سے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آواز کے ذریعے کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو بھی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے نا وہ اپنا وہ دے، اس میں بیسٹ دے. یہی ایک کشمیری ہونے کا ثبوت اور کشمیر سے محبت کرنے کا ثبوت ہے. بالکل. تو جو اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، جو میسج جہاں پہنچانا چاہتے ہیں، مطلب ہم آپ کے تھرو، اس پی ٹی وی کے تھرو، اور تھینک یو کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے کشمیر سے ریلیٹڈ بات نہیں میڈم. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک تو مدر انسٹیٹیوٹ ہے ہم سب کا. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہم سب بڑے ہوئے ہیں پی ٹی وی کو دیکھتے ہوئے. یہ تو ذمہ داری ہم سب کی ہے. تو پھر کشمیر سے محبت کا اظہار اپنے خاص جی خواتین وزات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. جس طرح پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے ذکر کیا اور بار بار ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ کشمیری بہن بھائیوں کی جو آزادی کی جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں نہ جانے کتنے سالوں سے، اور کتنے کشمیری بہن بھائیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جس انداز سے، اور جذبے میں کمی نہیں آئی. وہ جوش اور جذبہ بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وقت گزر رہا ہے مجھے اور زیادہ نظر آتا ہے. اور اس جذبے کو پاکستانی ہم عوام اور جہاں جہاں پوری دنیا میں پاکستانی مقیم ہے، پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی ادارے، ہر اس جذبے کو محسوس کرتا ہے. اسی وجہ سے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تاکہ پوری دنیا کو ہم یہ بتا سکیں. اور ہم نے بتایا اور آگے بھی بتاتے رہیں گے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. آج کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جس کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی کاوش مدر انسٹیٹیوٹ ہونے کی حیثیت سے اسپیشل پروگرامنگز کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے سلسلے میں ویکینڈ ایٹ ہوم کی اس خاص نشست کا اہتمام کیا گیا ہے. پروگرام کے آغاز سے جو ہمارے معزز مہمان موجود ہیں ان کا دوبارہ تعارف کراتے ہوئے اگر ابھی آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھنا شروع کیا ہے، میری پہلی مہمان شخصیت ہے ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب. سیکنڈ پہ بیٹھی ہیں جی ڈاکٹر نادیہ مہردین. ہمارے ساتھ زہیب زمان موجود ہیں. کچن سیگمنٹ میں شیف نازش موجود ہیں. سب کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر کے کلچر، کشمیر کے لینڈسکیپ، کشمیر کی خوبصورتی اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حسین نظاروں سے نوازا ہے کشمیر کو، مہمان نوازی تو ہے ہی ہے، وہ تو ایک الگ ٹاپک. اگر اس کا ذکر ہم نہ کریں تو آج کی یہ نشست ادھوری رہ جائے گی. جی بالکل، بلکہ اس چیز کو آگے مزید انٹرپریٹ کرنا چاہیے ایک لٹریری ٹرمز میں کہ مثلا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو وہاں کا ادب ہے، وہاں کا ماحول ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی میسج ملتا ہے نا. وہاں کے کھیل ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں، تو وہاں پہ جو ایک سلسلہ ہے، ایک پہاڑی سلسلہ، اور وہ وہاں سے نکلتا ہے اور یہاں پہ جو ہمالیہ کا سلسلہ ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ جو کشمیری ہیں وہ ایک سنگلاخ جو ہے، وہ ان کے ارادے جو ہیں اتنے پختہ ہیں کہ وہ جہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قدم جما دیتے ہیں تو پھر جم جاتے ہیں. ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں جیسے کیٹو اور نانگا پربت کی چوٹیاں ہیں ان کی اسی سلسلے کے ساتھ. اور وہاں سے جو دریا نکلتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک محبت کی آبشاریں ہمیں پیغام لے کے دے رہی ہیں محبت کا. وہاں کی جو وادیاں ہیں، ہریالی، وہ ایسا پیغام دے رہی ہیں کہ وہ ایک سفسٹیکیٹڈ اور نرم مزاج اور انتہائی ایک خوبصورت خو کے مالک انسان ہیں. اور وہاں کی جو پھل ہیں وہ ایک بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی شیریں دہن لوگ ہیں، شیریں سخن لوگ ہیں، اور کتنا ان کے اندر ایک خوبصورتی ہے، ایک چاہت ہے، ایک محبت ہے، پریمنا ہے ان کے ساتھ. تو یہ ایک سارا ان کا وہاں کی جو ایک لینڈسکیپ ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت
चीज़, वहाँ के नगमे, वहाँ की शायरी, वहाँ का अदब, वो एक ऐसी चीज़ जो हमें वो बताता है कि कश्मीर जो है वो जहाँ पर इरादे उनके पुख्ता हैं, वो इसलिए पुख्ता हैं कि उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। मसलन अगर हम बात कर रहे थे बहादुरी की या उनकी आज तक जो एक स्टेबिलिटी है उनकी तहरीक में कि वो पीछे नहीं हट रहे, इतने मजबूर और मकहूर होने के बावजूद वो एक संगलाख पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं, तो उसके पीछे आप ये देखें उनकी किताब देखें कि उनकी तारीख़ 8वीं सदी से आप देखें मुसलसल एक जिद्दोजहद की तहरीक है। और उनके जो एक वॉरियर्स हैं या उनके जंगजू लोग हैं, वो ललिता द्वितीय जो हैं, उनके बादशाह जो हैं, वो आप देखें वो काबल कंधार तक काबज़ रहे हैं, पंजाब के ऊपर काबज़ रहे हैं, और ये इर्द गिर्द के जितने रीजन्स हैं वो उन्होंने वहाँ पे हुकूमत की है। इतने वो अजीम जो वॉरियर थे। तो इस लिहाज से उनकी एक जो तारीख़ है, उनकी जो ज़मीन है, जो धरती है, उससे जो उगने वाली एक मोहब्बत है, और मोहब्बत, सब्र, ये बहादुरी का नाम है। वो लोग जो मेहनत नहीं कर सकते वो मोहब्बत नहीं कर सकते। तो जो मेहनत है वो मोहब्बत है, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब लफ्ज़ हैं। तो वो ख़ित्ता जो कश्मीर का इतना खूबसूरत जज्बों का मालिक और ख़ूबसूरत वादियों का मालिक है, तो वो हमें इस चीज़ की दावत देता है कि कश्मीर जो है, अगर उसके ऊपर ये जो एक जुल्म की जो परछाइयाँ हैं वो हटा दी जाएं, तो वहाँ से खूबसूरत अदब तख्लीक हो सकता है, वहाँ इंसानियत के सोते फूटते हैं, और वहाँ से जो जज्बात और एहसासात की खूबसूरत जो झरने जो है वो हम महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ज़ोहेब, आप अपने मिली नगमों की कॉम्पोजिशंस खुद करते हैं। जी। हर एक मिली नगमा, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले भी मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है, मेरी इस्लाह सर अगर आपको भी लगे ज़रूर कीजिएगा, किसी भी तहरीक में और किसी भी तहरीक को जिद्दत देने के लिए, जज्बा देने के लिए शेर व शायरी और मौसीकी एक बड़ा एक हथियार है। इट इज़ अ वेपन कि आप अहम किरदार है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में फिर जिस तरीके से मौसीकी का असर होता है, शेर व शायरी का असर होता है, वो मैं समझती हूँ उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब कि जो इस तरीके से आप अपना मैसेज दे सकते हैं ना, वो उसमें एक जज्बा और एक जोश और वो एक हिम्मत आती है बंदे को ना, वो फिर मज़ीद करने का दिल करता है। अगर आप इसमें म्यूज़िक को आप उसकी जो है ना, शायरी भी ऐसी होनी चाहिए, म्यूज़िक भी ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को मजबूर कर दे कि भाई ये चीज़ करनी है, हमने इसको फतेह करना है, या हमने ये चीज़ करनी है। जैसे नूर जहाँ मिसाल है हमारे पास सबसे बड़ी। बिल्कुल, मैडम नूर जहाँ साहब सबसे बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। शौकत अली साहब की बात करें, उनके मिली नगमे, उनके जो कौमी तराने थे, वो जोश उस्ताद अमानत अली खान। मैंने अपने आप को मिली नगमों तक ही महदूद रखा हुआ है। हाँ, मैं अपने वतन के लिए गाता हूँ, अपने वतन के लिए पढ़ता हूँ, कि वतन के साथ जो मोहब्बत है ना, और जो अकीदत है ना, वो जो इज़्ज़त मिलती है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं। मतलब वो बहुत लेट मिलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जहाँ पे हम मतलब कि रहते हैं, यहाँ पे उस तरह से उस चीज़ का पॉजिटिव कोई फीडबैक नहीं होता। नहीं ज़ोहेब, मेरा ख्याल है कि आप का मिजाज इस तरफ है कि आपका जो टिल्ट है माइंड का इस तरफ है, वरना जो कल्चर है उसका गायकी हो, उसमें गज़ल हो, बस वो एक मेरा वो उसमें खूबसूरती होती है। लेकिन मैंने अपने आप को ना एक मुख्तस किया बिल्कुल आपने जॉनरा चुन लिया आपने। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, लेकिन आपने जॉनरा, पूरी दुनिया में आप कश्मीर का पैगाम अपने अंदाज से पेश करते हैं। वो जो जज्बा आपको नज़र आता है परफॉर्म करते हुए पूरी दुनिया में, बताइएगा। बहुत सुनने वालों का बहुत मोहब्बत मिलती है जब उनको पता चलता है कि भाई ये सिर्फ अपने वतन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फ़ॉरेन ऑफिस के प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनली जब मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब अल्फाज मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि बस मेरा ये सारा जो है ना, वो मैं जब वो सारा भूल जाता हूँ, हर चीज़ भूल जाता हूँ, और जब वो मोहब्बत मिलती है, लोगों की प्यार मिलता है, खासकर कश्मीरियों का भी मिलता है, पाकिस्तानियों का भी मिलता है, ऐसा ही है। और दुनिया में हर जगह कश्मीरियों को जहाँ पे भी आप लेके जाएं, लोग पसंद करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, मेहमान नवाजी उनकी अकीदत करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत हुआ है पूरी दुनिया में वो लोग देखते हैं, तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। बिल्कुल सही। मैडम, 5 साल जी आपने श्रीनगर में, ऑक्यूपाइड कश्मीर में गुजारे। डॉक्टर साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कश्मीर की जो तारीख़ है ना मैडम, वो 5000 साल पुरानी है। सही। और यहाँ पे बहुत से लोगों को आके रह के अपनी ज़ुबान के असरात छोड़ने का, अपने मज़हब के असरात छोड़ने का, अपनी शायरी, सब कुछ वो उन्होंने ये इतनी अच्छी वो ज़मीन है कि इसने अपने अंदर जज़ब कर दिया। दैट्स वाई हम इस कल्चर में मल्टी कल्चरल चीज़ें देखते हैं। खाना देख लें, उनका उठना बैठना देख लें, सॉन्ग देख लें, फसल जब कोई उगाई जाती है, सैफरन का जब वो बीज लगा रहे होते हैं या जब उसकी फसलें निकाल रहे होते हैं, उस टाइम के लिए भी सॉन्ग है। शादी पे वाजवान का एक है कि उसमें
20-25 गोश्त की डिशें होती हैं और तरामी में रख के वो सब खा रहे होते हैं, 4 लोग उसके इर्द। ये ईरान से मिलता है, जो नमकीन चाय है ये ईरान के साथ मिलता है, ईरान सगीर भी इसको कहा जाता है। ईरान सगीर, बिल्कुल जी, और ये इलामा इकबाल ने इसके हवाले से बताया हुआ है कि ये ईरान सगीर है। इसी तरह क्योंकि टूरिज़्म के हवाले से कश्मीर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनके कश्मीर से रिलेटेड सर वो शेर है ना कि ये है एक शेर कि ये दुनिया में एक जन्नत है कश्मीर के हवाले से। तो यहाँ पे शिकारें हैं जहाँ पे सब्जियाँ लोग बेचते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें बेचते हैं। इसके अलावा हाउस बोट हैं जहाँ पर लोग रुकते हैं आके, वो एक कश्ती के हवाले से, जैसे कि आराम से उसमें आप पूरी तरह रह सकते हैं, अपना पूरा खाना पीना और जितने मर्जी मेहमान उसमें रुकते हैं। बिल्कुल सही सर। ये मैडम ने जिस तरह कहा उसको आप अपने अंदाज से बयान करते हुए वो कहते हैं कि जन्नत देखनी हो तो आप कश्मीर को देख लो, मफहूम बयान करते हुए जहाँ पे मेरी इस्लाह की ज़रूरत हो। थोड़ा सा बताते हुए ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि हमारे पास जो नॉर्थ है हमारा वो सारा ठंडा एरिया है ना, तो लेकिन इसके बावजूद भी जितनी भी हम अपने मशाहिर को अगर देखें तो वो कश्मीर में जाते थे छुट्टियां गुजारने गर्मियों में। तो फैज़ अहमद फैज़ को देखें, उसके बाद जो कायद-ए-आज़म के साथ कायद-ए-आज़म खुद जो है वो, उसके बाद मोहम्मद हसन चट्टा थे जो पहली कैबिनेट के मेंबर थे, 46 में जो है वो MLA थे। तो आप ये देखिए कि छुट्टियाँ गुजारने, हर साल छुट्टियाँ गुजारने के लिए वहाँ पे जाते थे। और मुझे इस चीज़ के ऊपर हैरानी है कि डेफिनेटली वहाँ के जो एक सोशल फैब्रिक है या उनकी जो सोशल डायनामिक्स हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ पे एक जो सयाह जब जाता है तो वो वहाँ पे बड़ा ही सुकून महसूस करता है। उसको उसके इर्द गिर्द से या हमसायगी से किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। इस वजह से वो उस चीज़ को ज़्यादा जो कश्मीर को प्रेफर करते थे। और जहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जाके, और फैज़ अहमद फैज़ का तो निकाह भी वहाँ पे एलिस फैज़ के साथ वहाँ पे जो हुआ था। सो इस लिहाज से मुझे एक सोसाइटी की एक जो नज़र आती है वो एक इंतहाई पीसफुल सोसाइटी है, और जो आने वाले मेहमान को इतना सूदिंग जो है उनका एक इन्वायरमेंट देती है कि उससे पता चलता है कि यहाँ के जो इंसान हैं वो इंसानियत और जो आदम जो है वो आदमियत के कायल हैं लोग हैं, और इंसानियत को ले के साथ चल रहे हैं। और वहाँ पे हर आने वाला परिंदा हो, इंसान हो या कोई भी शख्स हो, उसको एक सुकून महसूस होता है। बेशक, तो इस लिहाज से मुझे मैं कई दफ़ा इस चीज़ के ऊपर सोचता हूँ कि वाई कश्मीर कि जब भी हम जब भी देखते थे तो कश्मीर में जाके जी वो छुट्टियाँ कश्मीर में गुजारते थे। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। ज़ोहैब थोड़ा सा लैंडस्केप के बारे में, कश्मीर के कल्चर, आप तो पूरा कश्मीर अपना बताता हूँ, क्योंकि वैसे तो लोग जम्मू कश्मीर के बारे में सुनते ही रहते हैं ना, हम वहाँ पे जा तो सकते नहीं हैं, बस सुन सकते हैं। अब जब वो दिन कब आएगा देखा जाएगा। लेकिन जो हमारा कश्मीर जिसमें हम रह रहे हैं ना, मतलब बहुत प्यारा खिता है माशाल्लाह। पूरी दुनिया से यहाँ पे भी टूरिस्ट आता है इसको एक्सप्लोर करने के लिए, और हमारे पास इंडस्ट्री ही एक सबसे बड़ी ये है टूरिज़्म की इंडस्ट्री। तो हमारा शुरू होता है मीरपुर से, शुरू होता है मंगला डैम आ जाता है, वो हमारे पास एक बहुत बड़ा असासा है। उसके बाद आगे चलते जाएँ कोटली आ गया, कोटली के बाद तत्तापानी, हजीरा, रावला कोट, फिर पुंछ पूरा इसमें कर लें, अब अब्बासपुर आ गया, आगे फिर डिस्ट्रिक्ट हवेली आता है। मतलब बहुत ही खूबसूरत, मैं कहता हूँ अल्फाज बंदे के कम पड़ जाते हैं कि उसकी खूबसूरती को बयान करते करते। अब जितनी भी आप टीवी चैनल्स पे या फिर डिफरेंट इंस्टाग्राम वगैरह पे आप ना एडिटेड स्टफ देखते हैं, बिल्कुल सही। कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो जो है ओरिजिनल रियलिटी है सारी की सारी। उसके बाद जो अगर आपने कल्चर देखना है जम्मू कश्मीर का, वो आप नीलम चले जाएं, नीलम में आगे है हलमत और ताउबट। वहाँ पे कुछ 2 गाँव, एक हलमत है एक ताउबट है, वहाँ पे अभी भी उसी सकाफत को ज़िंदा रखा हुआ है जो हमारी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की है। वाजवान वहाँ पे बनते हैं, और शिना और हमारी जो कोशोर ज़बान है कश्मीरी, उसको मुकम्मल वो बोलते हैं, और वो उर्दू बहुत कम बोलते हैं। तो उनसे बात करें आपको यही लगेगा किसी पठान से बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक। तो अगर मैडम गई हो हलमत में या ताउबट में, क्योंकि बहुत खूबसूरत लकड़ी के घर होते हैं, नज़ारा ही डिफरेंट है। बिल्कुल सही। मुझे जो कॉन्सेप्ट में, मुझे तो नहीं इत्तेफाक हुआ, लेकिन जितना मैंने समझा है, सुना है आप बेहतर तरीके से, क्लोज्ड फैमिली यूनिट पे यकीन रखते हैं, कल्चरल बहुत इत्तेफाक। इसमें रावला कोट सर फहरिस्त है, अब्बासपुर हो गया, पुंछ पूरा ही आप कर लेना, पुंछ के जितने भी हैं ना ये अपना ज़िले, रावला कोट, अपना क्या उसका कहते हैं अब्बासपुर, उसके बाद आगे हजीरा आता है, फिर और भी 2-3 इसके हैं साथ, मुझे नाम भूल रहे हैं इनका, मैं सारों में घूमता रहता हूँ। बाग आ गया, बाग आगे अलग गया, गंगा चोटी है वहाँ पे।
مطلب یہ اور تولی پیر ہے, اگر تولی پیر کا میں نام نہ لوں تو وہ بھی زیادتی ہو جائے گی. تو یہاں پہ بھی سارے جو ہیں کلوز فیملی یونٹس ہوتے ہیں, سارے اپنے رہتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں. بالکل اکٹھے, بالکل صحیح. سر یہ جو کلوز فیملی یونٹ کا ایک جو کلچر ہے ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, لیکن obviously پھر ہم کشمیر کی بالخصوص بات کر رہے ہیں, اور جب حالات ایسے ہوں تو پھر اپنوں کے ساتھ اکٹھے رہنا, ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد کو شیئر کرنا, خوشی کے لمحات کو شیئر کرنا, ایک ڈھارس ہوتا ہے, ایک مان ہوتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو آپ کے اپنے تو آپ کے ساتھ ہیں. سر اس پہ بات کریں. یہ بالکل اس چیز کے اوپر کچھ کشمیر کا حصہ میں نے دیکھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر میں نے اپنا سفر نامہ بھی لکھا تھا جب میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا پنجاب یونیورسٹی میں. تو اس میں مجھے یہ ساری چیزیں حیرانی کے ساتھ تھیں کہ وہاں کا تھانہ آج بھی یہ تھانہ نہیں ہے جو ہمارے پاس, وہاں کی عدالتیں وہ عدالتیں نہیں ہیں جو یہاں پہ. مثلاً ہم نے میرپور میں وہاں پہ پی سی میں کھانا کھانے گئے تو وہاں پہ جو جسٹس تھے, چیف جسٹس تھے, وہ ایک عام جو ہے نا انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ سارے, پھر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر تھے, اعظم خان میرا خیال ان کا نام تھا. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ایسے بالکل اس میں ملتے تھے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی وہ جو روڈنیس ہے نا وہ نہیں ہے, بلکہ اس میں پوری ایک ہیوملٹی جو ہے اس میں ایک نظر آتی تھی, اپنائیت تھی. اور شاید میاں محمد بخش کا بھی ایک امپیکٹ ہے ان کا جو ہے, اور جو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جو فلسفی جو مجھے نظر آتی ہے, بس وہاں کی جو صنعتیں ہیں, جو گھریلو صنعتیں ہیں, ریشم کا کام جو جس میں نفاست ہے, کندہ کاری جس میں نفاست ہے, شال جس میں نفاست ہے, کہ بس ان کی جو مائنڈ ہیں وہ ایسے مجھے لگتے ہیں کہ جو فیملی کے لحاظ سے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت کے ساتھ, گھر ممکن ہے کہ جو وہ ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر ہوں اس میں فاصلہ ہو, لیکن دلوں میں فاصلہ نظر نہیں آتا. وہاں کی جو ذہن ہیں, جو جتنے بھی اذہان ہیں, وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لگتے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سوسائٹی بالکل اس کے اوپر انفلوئنس نہیں ہے ہمارے ساؤتھ کا جو ہے اس ہمارے نارتھ کے اوپر. تو یہ ایک بڑی ہی خوبصورت بات ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مہمان نوازی کے لحاظ سے ہم لوگوں کے پاس گئے, ان کے پاس جا کے بیٹھے, لوگوں کے پاس ہی میں دربار صاحب کے جو وہاں پہ میاں محمد بخش صاحب کا مزار ہے وہاں پہ بھی گئے. وہاں پہ بھی وہ جو یہاں پہ آ کے ایک رش ہمیں محسوس ہوتا ہے یا ایک بڑی ہی اس میں ایک تیزی سی محسوس ہوتی ہے, وہاں پہ نہیں, وہاں پہ ایک ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے. وہاں پہ ایک کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ آ کے زندگی ٹھہر گئی ہے اور اس کو دیکھنا ہے, اس کو مزہ لینا ہے, اس کا لطف اٹھانا ہے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنا. تو یہ وہاں پہ فیملی سسٹم جو ہے واقعی بہت ہی کلوز ہے. پھر انگلینڈ میں جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا وہاں پہ کشمیری دوست جو ہیں وہ بھائی وہ تھے, تو ان کا ہم نے دیکھا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے اور بہت زیادہ وہ جتنی بھی ان کا بزنس, ان کا آپس میں لین دین, اور اس کے بعد جتنی بھی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ فارمیشن ہوتی ہے اس میں سارا وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز کو بالکل اس چیز کو زیادہ سپریڈ کرنا چاہیے کہ وہ ایک خطہ جو ایک خوبصورت ہے اور خوبصورت جذبات کا مالک ہے, اس کا امپیکٹ دوسری طرف جانا چاہیے. ٹرو, بالکل آئی ایگری, میں ٹوٹلی ایگری. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ زہیب موجود ہیں. زہیب, اب جو آپ ملی نغمہ پیش کرنے والے ہیں آپ کی اپنی کمپوزیشن ہے؟ جی بالکل, اس کی بھی ساری ٹیون وغیرہ میں نے خود ہی بنائی ہے. تو آ جائیے گا. خواتین وزاد زہیب زمان. خواتین و ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں کچن سیگمنٹ میں. پروگرام کے آغاز سے شیف نازش ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ہمیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی فیملی ممبر ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ نے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال؟ اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اچھا شیف نازش جو ہے, آج آپ کو معلوم ہے خواتین وزاد ہم کشمیری ڈشز بنا رہے ہیں اور یہ اپنے انداز سے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ. اور کشمیری کلچر کی ہم بات کریں تو کھانا ایک بڑا اہم, کسی بھی کلچر کا جو اہم رکن ہوتا ہے یا ستون ہوتا ہے یا پلر ہوتا ہے وہ کھانا ضرور ہوتا ہے. آبویسلی اس میں مہمان نوازی کا عنصر آ جاتا ہے, تمام چیزیں آ جاتی ہیں. آپ نے کیا کچھ بنا رہی ہیں یہ بتائیں. اچھا, میں دوشابہ بنا رہی ہوں سندر سی. ٹھیک ہے. دوشابہ ان کی بہت فیمس ایک ڈش ہے جس میں میٹ کو کوٹ کے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوڑی وٹے میں میٹ کو کوٹ کے, اور ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کی جو اسپائس ہے نا وہ اسپائسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کے اسپائس میں چلی یوز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کرنا کیا کہ ہم نے میٹ کو اچھے سے کوٹ کے اس کو بڑا ایک ٹیکسچر سا
बनाना है, उससे हमने इसके कोफ्ते बनाएंगे। उसके कोफ्ते बनाने का तरीका ये होता है कि शॉट दिखाएगा इमरान साहब जी जी। इसको हमने पानी को बबल करके हमने ठीक है चूल्हा बंद कर देना हमने उस पानी के अंदर लाइट गर्म पानी के अंदर हमने ये कोफ्ते डालने हैं बना के, उसके जो बॉल्स होंगे, मीट के बॉल्स होंगे, कि इस पे क्रैक्स ना आए, ठीक है। 5 मिनट उसको नीम गर्म पानी में रखने के बाद हमने चूल्हा जलाना है, ठीक है। और जो उसकी यखनी होगी ना, उसकी यखनी को आधा निकाल के हमने ठंडा करके जितनी यखनी होगी उतना दही ऐड करके हमने इसके अंदर डाल के इसको दही और यखनी में पकाना है। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें और डलेंगी ये भी बता दें। इसमें चीज़ें जो डलेंगी, जो खाली मीट होगा ना उसके अंदर इलायची पाउडर, ठीक है, और जीरा डलेगा। ये चिकन का है, ठीक है। उसके अंदर इलायची पाउडर और सिर्फ जीरा डलेगा और कुछ भी नहीं, सॉल्ट, इलायची पाउडर और जीरा डलेगा। और जो इसकी ग्रेवी है ना, इसके अंदर दालचीनी, ठीक है, ब्लैक पेपर, साबुत पली, ठीक है, और एक नाम के लेते हैं मोटी इलायची डलेगी सिर्फ, और सॉल्ट, ठीक है। ये वाइट किस चीज से हो रहा है? आपने ये क्या डाला इसमें? दही और यखनी को मिक्स करके जो डाला। अच्छा, ये देखिएगा डॉक्टर साहब, ये बड़ी वाइट, वेरी हेल्दी भी बहुत है, फादियत है, इस पे भी बात करेंगे। अच्छा जी, ये अच्छा, इसके साथ कश्मीर के राइस होते हैं, ठीक है, यखनी का ही पुलाव है, बिल्कुल यखनी का ही पुलाव है, दम हो गया। अब मैं इसको डिश में सर्व करूंगी, उसके ऊपर नट्स की और अनार की गार्निश करूंगी। बिल्कुल से। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो, और फिर अभी ज़ुहैब से भी बात करेंगे तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं ऑब्वियसली, ये जो राइस होते हैं उस पे ऊपर मेवा जात और ये तमाम चीज़ों का एक बड़ा अहम एक होता है प्रेजेंटेशन के हवाले से। बिल्कुल होता है, उसके फ्लेवर का भी होता है। और आपको पता है कि वहाँ के नट्स और हर चीज़ बहुत हम लोगों को मशहूर होती है, वहाँ से आती है। और जिस तरह वो बता रही थी कि ये वाजवान, और इनके वाजवान की जो थाल होते हैं उन्हें देख के तो वाकई मुंह में पानी आ जाता है। और मेहमान नवाज ये वाकई बहुत होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे भाई लोग गए थे तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो लेट नाइट पहुँचे और नियर बाई कोई होटल नहीं था, तो वहाँ जो गार्ड था ना वो अपने घर से खाना लेके आए थे। जो मैंने मैम से मेकअप रूम में भी पूछा था कि आपका वो एक साग सा होता है, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली उसका नेम बताया था। यस, हाग। हाग, बिल्कुल। ज़ुहैब, बड़ी बड़ी डिशेस में खाना सर्व करना कश्मीरी कल्चर का एक खास हिस्सा है, खास वजह बताइएगा जरा। बेसिकली ये फिर सारे मिल के वो खाते हैं ना, इकट्ठे खाते हैं। हमारा बेसिकली कल्चर ही ऐसा, सारे इकट्ठे खाते हैं। ये जो गोश्ताबे बता रही हैं, गोश्ताबा बेसिकली सबसे जिसको डिमांडिंग डिश है वो यही है कश्मीरियों की। और इसको यखनी के साथ, यखनी मिला के फिर चावलों पे डाल के, वो यखनी भी थोड़ी डिफरेंट होती है। अब वाली जो दूसरी यखनी है वो यखनी नहीं होती है, वाइट कलर की यखनी होती है, और उसको फिर हम बड़े मज़े से खाते हैं। कश्मीरी बेसिकली गोश्त खोर बहुत होते हैं, तो ये तो अच्छी बात है सेहत के लिए। लेकिन दालों से उनकी तरह दूर दूर तक नहीं लगती। राजमा जो लोबिया आप कहते हैं ना, वो कश्मीरी बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल। और जो खाना भी बनता है बड़े तरद्दुद के साथ, बहुत तरद्दुद के साथ, बहुत मेहनत के साथ। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा उस पर तरद्दुद। बिल्कुल सही सर। ये जो बात कर रहे हैं, जो बड़े थाल में या बड़ी प्रेजेंटेशन में होता है, इससे तो भाईचारे की भी एक अक्कासी नज़र आती है कि आप बड़े बड़े प्लेटर्स में अगर खाना सर्व कर रहे हैं, ये तो सिंबॉलिकली भी हुआ कि जी आप चाह रहे हैं कि तमाम अफराद एक होकर मेज़ पे बैठ के या ज़मीन पे दस्तरखान बिछा के तो खाना खाएं। जी बिल्कुल, ये एक सादगी की भी अलामत है कि आप वैसे बैठ के आप खा लें। उसके बाद मोहब्बत की भी अलामत है, इत्तेफाक जो इत्तेहाद की भी अलामत है। और उसके साथ साथ जो गोश्त है, मेरा ख्याल है वो इस लिहाज से भी ये पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे चूँकि एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो उसके लिहाज से खुदा ताला की ज़ात ने ये सारी चीज़ें ऐसे बनाई होती हैं ना कि जिस तरह का वो खित्ता होता है उसकी खुराक भी उसी तरह होती है। आप देखें अखरोट है और ये सारी चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी जो है वो एनर्जी होती है। तो खुदा ताला ने इत्माम किया होता है जहाँ जैसे लोग हों उसके बारे में, उसके फलों का इंतज़ाम, मौसमी सब्जियाँ उसके लिहाज से, जो वहाँ की बीमारियाँ होती हैं उसके लिहाज से, उसका जो तरियाक जो है, उसकी जो इलाज है उसके लिहाज से। एक अमूमन कहा जाता है ना कि जो शहद होता है वो जिस जगह का शहद होता है उसी के लोगों के लिए वो शफा होता है। मसलन अगर पाकिस्तान के लोग कहें कि ये जी जर्मनी का या अमेरिका का शहद यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ बीमारियाँ होती हैं वहाँ के फूलों का रस उन्होंने कहा कि उनका जो है वो इलाज उसमें होता है, तो उसमें मक्खी का जो है वो शायद उसी के लिए वो अक्सीर होता है या मुफीद। बिल्कुल, आई एग्री। डॉक्टर साहब आप भी एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल। हम ये बात कई दफ़ा वैसे अपने प्रोग्राम पे बता भी चुके हैं नाजरीन को कि जो शहद है उसके अंदर एरिया की इम्यूनिटी जो है वो होती है जिस जगह से वो हार्नेस किया जाए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब जिस तरह हम पहाड़ी इलाकों की भी बात करते हैं और मौसम जो है सर्दियों में बहुत सर्द हो जाता है, नट्स की बात करें, बादाम वगैरह, ये तमाम चीज़ें, गोश्त की भी बात करें, जो एक दर्जा हरारत है इंसान का जिस्म का और वो गर्मी
से, ताकि एक प्रॉपर तरीके से निज़ाम, तो ये तमाम चीज़ें तो फिर उस हिसाब से इंसान अडॉप्ट करता है। बिल्कुल ऐसे हेल्प करती हैं, क्योंकि आपको पता है नट्स और सीड्स जो होते हैं इनके अंदर एक अपनी हरारत होती है और वो बॉडी के अंदर जाके सर्दी से जो सर्दी लग रही होती है उसको कॉम्बैट करते हैं। प्लस इनके फ़िश वगैरह भी बड़ी अच्छी होती है और फ़िश भी इनकी काफ़ी मज़ेदार होती है, यू नो कि सर्दियों में वो बहुत काम। ट्रू, बिल्कुल सही। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, आपके सेगमेंट में हमने जो ये बनाया है, ये पहले नाज़िश बताइएगा क्या क्या डाला है इसमें? मैंने इसमें दूध डाला है, इलायची डाली है, इसको जब मैंने वार्म किया तो डॉक्टर साहब ये क्या, मुझे इसका नाम है हालिम सीड्स। हालिम सीड्स, इसका हमने जिक्र किया था, ये दिखाइएगा डॉक्टर साहब प्लीज़, इसकी इफादियत के बारे में बताइएगा। अच्छा जी, हालिम सीड्स जो है ना, ये लगते तो आपको राई की तरह के लाइट ब्राउन से हैं, लोग इनको कंफ्यूज भी करते हैं, बट दे आर कॉल्ड मिरेकल्स ऑफ एनर्जी। और आज की ये जो हम ड्रिंक शेयर कर रहे हैं, ये हम ड्रिंक आपके साथ शेयर करने उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कि जिनके माँ बाप कहते हैं कि टॉल नहीं हो रहे या इनका कद नहीं बढ़ रहा। तो ये कद बढ़ने वालों के लिए और वो ख़वातीन जो PCOS का शिकार होती हैं उनके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक्स। पॉलीसिस्टिक ओवरीज। हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसमें हमने डाला है दूध। दूध आपको पता है कैल्शियम से लेडन होता है, सो एक तो वो आगे कद बढ़ने की वजह। अच्छा, जब हमने इसके अंदर कार्डमम डाल दी तो कार्डमम जो है वो इसकी डाइजेशन में मदद कर लेगी, प्लस कार्डमम का एक ठंडा इफेक्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। इट इज लेडन विद कार्डमम, कहते हैं जिंजर फैमिली से, बाय द वे जो अदरक फैमिली है उससे इसका ताल्लुक है। और इसके अंदर बहुत, इसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं इलायची को, छोटी इलायची को। सो हर रोज तकरीबन 8 से 10 दाने जरूर इसको चबा के खा लिया करें। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर डेंटल हेल्थ। अच्छा, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हमने हालिम सीड्स जो हैं, ये जो आप दिखा रहे थे, जो कि मिरेकल्स ऑफ एनर्जी हैं, जिनके अंदर विटामिन A, C, E, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, वो ख़वातीन या मर्द हजरात जिनके घुटने बोलते हों और घुटनों में से आवाज़ें आती हों, तो जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीड्स टू हैव। इसको एक ज़माने में पीछे कर दिया गया था, बट वापस इट इज़ कम। ये वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये जो आप बात कर रही हैं कि जिस तरह भुरभुरा होना, ऑस्टियोपोरोसिस का, तो ये फिर किस तरीके से वो अफराद लेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, आप दूध के अंदर भी ले सकते हैं, आप इसको अंदर पानी के भी ले सकते हैं। और मैं ये करती हूँ कि मैं चिया सीड्स और इन दोनों को भिगो देती हूँ रात को, और सुबह को मैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी, और पानी के अंदर भिगोया होता है, उसके अंदर दूध डाल के तो हल्की सी इलायची का भुरभुरा सा वो जो पाउडर होता है वो डाल देती हूँ, तो इट बिकम्स रियली गुड ड्रिंक। और इसमें नाजिश ने गुड़ भी डाला है। अब गुड़ जो है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो ये डाइजेशन में मदद करता है। बड़े बूढ़े एक ज़माने में कहते थे आप खाना खा रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें, उससे आपकी डाइजेशन होगी। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर विद कैल्शियम के साथ होता है। इट इज़ ऑल्सो गुड कि आपके बच्चों का कद भी बढ़े। सो दिस इज़ मोर लाइक अ कैल्शियम ड्रिंक। और उन ख़वातीन के लिए जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन वगैरह जो है वो भी रेगुलेट होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूध की आप बात करें, हम ये डब्बे का दूध ना इस्तेमाल करें, खुले दूध की ज़्यादा अफादियत होगी, आप क्या कहेंगी डॉक्टर? देखिए, दूध तो ऑब्वियसली खुला दूध ओवर डब्बे का दूध, लेकिन अगर वो प्योर हो, प्योरिटी इज़ द एसेंशियल थिंग। जब वो प्योर आपको मिलता है तो आप प्लीज़ वही इस्तेमाल करें। बच्चों को भी, अब जैसे कई बच्चे कहते हैं कि जी हमें हमक आती है दूध के अंदर से और पीते नहीं है, तो जैसे अभी नाजिश है, इन्होंने गुड़ और इलायची डाली है और इनका भी बड़ा क्यूट सा जायका होता है, तो वो इस तरह से बच्चे पी भी सकते हैं। मुझे याद है बचपन में हम इसी तरह खुला दूध होता था तो इलायची डाल देती थी और उबाल कर दिया तो वो आराम से उसमें से वो जो स्मेल थी जो बच्चों को, हमें भी बचपन में हर किसी को, तो वो, लेकिन या फिर कोई चीज़ ऐसी मिक्स कर दी, कोई ड्रिंक चॉकलेट का डाल दिया, कुछ ऐसा, तो वो मिक्स हो जाता है। लेकिन हेल्दी यही है, चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि इन सीड्स को, जो हम सीड्स कुकीज़ बनाते हैं, उनमें ये सीड ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। हम अलसी के वो बनाते हैं लड्डू और मुख्तलिफ लड्डू वगैरह बनाते हैं, तो आप इन सीड्स को भी ऐड कर। बिल्कुल। अच्छा, ये रोजाना की बुनियाद पे पिया जा सकता है जैसे? बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोग जो इसको शुरू कर रहे हैं, मतलब बिगिनर हैं, वो 1/4 ऑफ अ टीस्पून जो है उससे शुरू करें, फिर आधे पे आ जाए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। कोई टिप ऑफ द डे देना चाहेंगी? टिप ऑफ द डे यही है कि प्लीज़ बच्चों को कंपेल कीजिए कि वो दूध और दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम हाइट की बात करते हैं तो नेचुरल चीज़ों में दूध और दूध से बनी हुई अशिया जो हैं वो सबसे ऊपर आती हैं और बच्चे यही नहीं पीते। इसलिए ट्राई कि आप, जिस तरह के हम
ٹوٹکے وغیرہ بتاتے ہیں کہ بچے اس چیز کو اگنور کر کے اس کے ذائقے کو اس طرح سے آپ اس کے ذائقے کو اچھا کر لیں. بالکل صحیح. اور پلیز خدارہ ایک بیلنس بچوں کی ڈائٹ میں لے کے آئیے, جو توازن ہماری ڈائٹ میں تھا جب ہم بچے تھے, کیونکہ بچوں نے پھر بڑا ہونا ہے, پریکٹیکل لائف میں جانا ہے. اگر ابھی سے ہی جنک فوڈ کی طرف اور ڈبے کی چیزوں کی طرف اگر ان کا رجحان زیادہ ہوگا تو پھر ان کی صحت کے لیے خدا نخواستہ اس کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں. تو پلیز میک شیور کہ بچوں کو ہیلدی چیزوں کی طرف لے کے آئیں, جو ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ کے سیگمنٹ میں ہم ایمفیسس دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. نازش آپ یہ بنائیے, انشاءاللہ ہم پھر اگلے سرو کرتے ہیں. ہاں سرو بھی کیجئے گا, اور اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ہم اس کی پریزنٹیشن بھی دکھائیں گے. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز سے ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر نادیہ مہردین موجود ہیں, زہیب زمان بھی موجود ہیں جو ملی نغمے پیش کر رہے ہیں. اور آج آپ کو معلوم ہے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد تمام کے تمام پاکستانی کمیونٹیز, بالخصوص جہاں جہاں بھی پاکستانی مقیم ہیں, پاکستانی گورنمنٹ, تمام پاکستانی ادارے جو کشمیری بہن بھائی آج کے دن یوم سیاہ منا رہے ہیں, ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. میڈم آپ سے بھی ضرور ہم بات کرتے ہوئے سب, اور ہم زہیب ہم سب ڈسکس آپ سے کر رہے تھے, آپ پہلی پاکستانی ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے سری نگر جا کے, اور 5 سال ایک تسلسل میں گزارے. آپ نے تو نہ جانے کتنے ایکسپیرینسز پازیٹیو کیے ہوں گے, لائبریریز کا پہ جانا, لوگوں کے ساتھ ملنا گھلنا, اوبویسلی کلچر, اور پھر جو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہوں گے, پروفیسرز ہوں گے, سب میڈم بتائیے گا تھوڑا اس کے بارے میں. جی میڈم صاحبہ, وہاں کا جو ٹائم ہے نا وہ اسٹڈی کے حوالے سے بہت اسٹرانگ رہا ہے, کیونکہ جو میرے استاد تھے وہاں پر ڈاکٹر گلشن مجید صاحب, انہوں نے وہ ہوتا ہے نا کہ دل و جان سے محنت کر کے اور ہمیں مجھے اس مقام تک پہنچایا. میم ہائی ظفر اور بہت سے لوگ ہمیں باہر سے ہماری جو ریسرچ میتھڈالوجی کی کلاسز تھی وہ پڑھانے آتے تھے, اور بہت سے اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی. اور لائبریری جو ہے وہاں پر یونیورسٹی, جو جس یونیورسٹی میں تھی اس کا نام تھا کشمیر یونیورسٹی, اور وہ بالکل ڈل کے کنارے پہ تھی, خوبصورتی سے وہ جو اتنا بھری ہوئی, اور چنار کے درخت جو کہ مغل ٹائم میں لگے ہوئے تھے, ان چنار کے درختوں کے چھتر چھایا میں ہم لوگ تھے, اور وہاں سے جاتے تھے اور درگاہ میں جاتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, اور اسٹوڈنٹ سے بھی ملاقات تھی. کیونکہ میرے نام سے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا, صرف یہ بولتے تھے وہ پاکستانی لڑکی, یہ میرا تعارف تھا وہاں پہ. اور پھر جموں یونیورسٹی بھی جانے کا موقع ملا, پھر لداخ یونیورسٹی بھی جانے کا موقع ملا. تو اس حوالے سے میں کہتی ہوں کہ کشمیریوں کی مہمان نوازی اور ان لوگوں کا وہ جو ایک محبت, اور اس کی وجہ سے میری یہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی. اور میں اپنے استادوں کا آپ کے پروگرام کے توسط سے کیونکہ یہ پروگرام وہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں, تو میں ان کا شکریہ کرنا چاہوں گی کہ ان کے اتنے وہ شفقت اور کہ ان کے پیار سے الحمدللہ کہ میں پہلی پاکستانی بنی. الحمدللہ, یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے. میڈم ضرور آپ سے بات کرتے ہوئے, پنجاب یونیورسٹی میں آپ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں اور کشمیر سٹڈیز کو پڑھا بھی رہی ہیں, یہاں پہ جو ہماری نوجوان نسل میں جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے بالخصوص ہم بات کریں. میڈم پورے پاکستان میں ہمارا پنجاب یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ 1982 میں انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے, اور یہ ہے کشمیر سے ریلیٹڈ. اس ڈپارٹمنٹ میں ان لوگوں نے مطلب جو ہمارے سینئر ہیں وہاں پر ہم لوگ کیا پڑھاتے ہیں, ہسٹری پڑھا رہے ہیں, جغرافیہ پڑھا رہے ہیں, وہاں پہ ہم لٹریچر پڑھا رہے ہیں, مطلب ریلیٹڈ ٹو کشمیر ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہاں پر بی ایس بھی ہے, ایم اے بھی ہے, ایم فل بھی ہے, پی ایچ ڈی بھی ہے, اور ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آ کے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, اور بہت سی جگہوں پہ جا کے لوگ ریلیٹڈ ٹو کشمیر پوری انفارمیشن لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جن کی ریسرچ ہے ٹوٹل کشمیر کے ایک ایک ٹاپک پہ. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو ان میں بھی وہ نظر آتا ہے جذبہ, وہ جوش, اور وہ اس انرجی کے ساتھ پڑھائی مکمل. پہلے تھا کہ جو آزاد کشمیر ہے وہاں سے لوگ زیادہ آتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, وہاں سے لوگ پڑھنے آتے تھے. اب وہاں پہ ایک چھوٹی جو آپ کہہ لیں کہ وہاں بھی ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش الحمدللہ ہو چکا ہے, تو اب وہ لوگ وہاں رہتے ہیں. یہاں جو ہمارے پاس ہیں وہ پنجاب سے لوگ ہیں جو کہ ماشاءاللہ آتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جیسے یہ کشمیر سیل ہے اس میں بھی ریسرچ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ آرٹیکل. یہ تو بڑی اچھی بات ہے سر, خوش آئند بات ہے. میں مختصراً اس پہ آپ سے بات کرتے ہوئے, کیونکہ پھر ان کے ملی نغمے کے بعد بریک کی طرف بڑھنا, اس کے بعد اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. یہ تو اچھی بات ہے, کراس کلچر ایک کنیکشن, ایک جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے بھی لوگ ہیں, وہاں پہ بھی بچے پڑھیں, سر پہ بھی. یہ تو ایکچولی بہت زیادہ ہمارے پاس ہماری جو اکیڈیمیا ہے اس میں کشمیریات یا کشمیر ایشو یا کشمیر سٹڈیز ہے, اس کے لحاظ سے میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کا ایسا خطہ, بلکہ ایک ایسا کوئی گاؤں بھی ہو جن کو کشمیر کے حوالے سے نہ پتہ ہو.
बाकी मेरे ख्याल शायद अपने पाकिस्तान के कई इलाकों के बारे में उनको नहीं पता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी बच्चे को कश्मीर के हवाले से ना पता हो। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, पाकिस्तान स्टडीज़, ये सारे लोग जितने भी, इवन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे लोग जो हैं ये काम करते हैं कश्मीर के हवाले से। तो इसलिए ये कश्मीर स्टडीज़ है पंजाब यूनिवर्सिटी का, इनका ये एजाज़ है कि इन्होंने सबसे पहले बाकायदा कल्चर, तहज़ीब और उसकी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक स्पेशलिटी जो है उन्होंने स्टार्ट की। अदरवाइज़ कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जिसको पाकिस्तानी कोई भी एकेडमिया है उसमें आप खैबर से लेके कराची तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनके हवाले से वो काम करती हैं। और आपको पता है कि जो आने वाली नस्लें हैं उन तक एक कनेक्टिविटी जो क्रिएट की है वो हमारी एकेडमिया ने की। बिल्कुल ट्रू। हमारी या मीडिया है हमारा जो है, या दूसरा ये है कि हमारे जो एकेडमिया है उन्होंने किया। उसकी वजह कि जो सिलेबस है, जो एक कोर्स वर्क है, वो बार बार उनको पढ़ाया जाता है, उनको एक रिमाइंड करवाया जाता है कि एक ऐसा खित्ता है जो इंतहाई खूबसूरत है, जो हमारा है, हमारी शहरग है, और हम उसके कितने करीब हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वहाँ पे क्या हो रहा है कितने अरसे, कितनी डेकेड से, और उसके साथ साथ उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैसे उजागर किया जाता है और किन किन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उसमें हिस्सा ले रही हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है, आई एम श्योर कि ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये किसी हद तक ये पहले भी मौजूद है। अगर उसको पूरे एक सिलेबस के लिहाज से नहीं तो उसके सेगमेंट के लिहाज से ये एक अहम चैप्टर समझा जाता है। तो इसके साथ साथ हमेशा ये कहा जाता है कि जो जिस चीज़ को ज़्यादा आपने प्रेफरेंस देनी है या उसको एक एडवर्टाइज़ करना है वो उसका क्वेश्चन दे दें। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसमें कश्मीर इशू का ज़रूर आता है। इस लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत हमारे नौजवान। आई टोटली एग्री, बिल्कुल सही। और इसमें मैं एक मैडम और बात ऐड करूंगी, हमारे पास जो लाइब्रेरी है वहाँ पर ऑक्युपाइड कश्मीर से लाई हुई किताबों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा। अच्छा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बात वो बड़ी, बिल्कुल। और हमारे पास वो रीजनल सोर्सेज मौजूद हैं। बिल्कुल सही। मैं खुद भी पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, गो के स्पेशल एजुकेशन में किया, लेकिन मास्टर्स, लेकिन ऑब्वियसली मेरा खुद भी एक ताल्लुक है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। एक बड़ा मोतबर इदारा है पूरे बड़े सगीर में, अगर मैं कहूँ तो उसका पंजाब यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से इज़ एन एसेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा जी ज़ुहैब, आपकी तरफ बढ़ते हुए खूबसूरत सा मिली नगमा। जी ख़वातीन वज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम, हमारे मौज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने आपको बताया, हम सब जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। कश्मीरी बहन भाइयों के लिए बिलखसूस हम बात करें जिनके शाना बशाना उनकी जो जद्दोजहद है, आज़ादी की जो तहरीक है, उसमें हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। यौम स्याह आज के दिन को करार दिया गया है और ये जो आज़ादी की जंग हमारे कश्मीरी बहन भाई लड़ रहे हैं, उस हवाले से बिलखसूस जो जोश व जज्बा तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटीज़, जितने भी पाकिस्तान में मुकीम है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तमाम इदारे पूरी दुनिया को ये बताते हुए कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जो स्पेशल प्रोग्रामिंग है कश्मीर डे के हवाले से, यौम स्याह का जो दिन है, उसमें ये सिलसिला वीकेंड एट होम का जो है, इसमें ख़ास नशिस्त में जो हमारे प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब, डॉक्टर नादिया मेहरदीन, ज़ुहैब ज़मान, और किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश मौजूद हैं। हमने कोशिश सर की है, मेहमान बाइसे रहमत होते हैं, तो मेहमान नवाजी हम अपने अंदाज से गो के इंसाफ नहीं कर सकते। आपके तशरीफ़ लाने का तो शुक्रिया, ये इस कतन इसका मकसद नहीं कि हम खुदा हाफ़िज़ आपको कह रहे हैं, लेकिन शेफ़ नाजिश ने कुछ कश्मीरी डिश जो पेश की, थोड़ा सा बताइएगा। जी, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगा। और उस लिहाज से चूँकि मेरा तो ज़्यादा कोई आना जाना वहाँ पे नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे पैगाम होते हैं जो खुराक के ज़रिए हों या किसी शायरी के ज़रिए हों या आर्ट के ज़रिए हों, तो वहाँ से उसका एक एहसास होता है कि कितने खूबसूरत और कितने अच्छे जो है वो मज़ेदार लोग हैं और फ़न है। तो इस लिहाज से बड़ा मज़ा है। मैडम, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे वाजवान की याद आ गई। आपने तो ट्राई किया होगा, उधर बताइए ना। दैट्स व्हाई
टेस्ट बहुत मिलता जुलता है, लेकिन हाँ आल्दो के गोश्त उतना नहीं है। हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल सही। लेकिन बहुत टेस्ट कश्मीर का बिल्कुल याद आ गई आज। बिल्कुल मैंने आप जितना अरसा मुकीम थी श्रीनगर में 5 साल आप अल्हम्दुलिल्लाह रही, अपने PhD की डिग्री मुकम्मल की, क्या क्या पकवान ऐसे थे जो आज भी आपको याद है? मैम सबसे बेस्ट मुझे वाजवान लगा, क्योंकि आप शादी में जाते हो वहाँ पे तो आप तरामी में बैठते हो और 4 लोग खाना खा रहे हैं, वो ये नहीं कि वो रिश्तेदार हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, मतलब फीमेल्स हैं तो बैठी हुई हैं 4 बट डिफरेंट, और वो बड़े तरीके से 4 लोग तकसीम करते हैं गोश्त को, और वो इतना ज़्यादा गोश्त होता है कि वो साथ आपको बैग भी देते हैं उस गोश्त को साथ कैरी करने के लिए। अच्छा बिल्कुल जी जी वाकई बहुत अच्छा था माशाल्लाह, सही तरीके से कूट के इन्हें बनाया हुआ है। हाँ। बाकायदा जैसे कश्मीरी रात को पूरी कूटते रहते हैं और सुबह जाके वाजवान पकता है, पर साइज़ वही, जो साइज़ कश्मीरी ज़रा बड़ा खाते हैं तो ये है कि साइज़ थोड़ा मेरे हिसाब से उतना नहीं था, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। बाकी बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह, बहुत लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट पेश की। बहुत अच्छा, जीती रहिए, खुश रहिए। एक शॉट दिखा दीजिएगा क्योंकि आज का प्रोग्राम बिलखसूस हम कश्मीरी बहन भाइयों के नाम, और हमारे तो एक दिन नहीं, हर एक लम्हा हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को जो है अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और उनकी जो एक स्ट्रगल है सर, नौजवान नस्ल का एक बड़ा अहम हमेशा किरदार रहा है। हम तहरीक पाकिस्तान की भी बात करें तो तहरीक पाकिस्तान में नौजवान नस्ल ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, आज़ादी की जो तहरीक थी। हम जो कश्मीरी बहन भाई देखते हैं, जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक चल रही है, उसमें जो नौजवान नस्ल का एक किरदार है और वो जो जोशो जज्बा है जो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ और ज़्यादा अरूज पे आ रहा है, उस पर बात करते हुए। दरअसल ये है कि कोई भी तहरीक हो तो उसमें एक ब्रेन होता है जो उसको फ़िक्र से या अफकार से नवाजते हैं या आइडियालॉजी देते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, और उसके बाद उन्हीं में से एक लीडरशिप सामने आती है और उसकी फ़िक्र को अमली जामा पहनाते हैं नौजवान। वाह। और नौजवान उस रवायत को आगे बढ़ाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो एकेडेमिया का और मीडिया का होता है। True. और मैं इस लिहाज से ज़ुहैब से भी और डॉक्टर साहिबा से भी ये जानना चाहूँगा कि वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर की जो एकेडेमिया, जो हमारा नौजवान वहाँ पे तबका है, ख़ा 2 चीज़ें हैं। एक तो वो तबका है कि जो स्ट्रगल कर रहा है, बिल्कुल ठीक। दूसरे वो लोग हैं कि जो अंडर कल्चरल बॉन्ड्स जो है वो मौजूद हैं। मसलन उसमें हिंदू भी हो सकते हैं कि नौजवान जो अपने वतन की मोहब्बत में सरशार हैं, क्योंकि जब बंगाल को तकसीम हुआ था 1905 में, तो उस वक्त मुसलमान तो उस चीज़ के अगेंस्ट थे, लेकिन जो हिंदू थे वो भी उसके अगेंस्ट थे कि हमारी जो एक धरती माँ है उसको तकसीम कर दिया गया। तो इस लिहाज से ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगा दोनों से कि वहाँ पे ये क्या सूरत हाल है कि जो कल्चरल एक कनेक्टिविटी है, रिश्ता है, क्या वो तमाम कम्युनिटीज़ में मौजूद है? बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिल्कुल एक साथ होके रह रहे हैं। मैंने ये नहीं देखा कि डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि कश्मीरी बहुत मेहमान नवाज हैं और खुले दिल के लोग हैं। और मतलब अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हिंदुओं ने मुझे कोई तंग किया, वो थे कुछ, लेकिन जो साथ देने वाले उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत ज़्यादा थे। वो मुस्लिम तो थे ही, लेकिन इसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, जिन लोगों ने मुझे उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से आई हैं, अच्छी यादों के साथ जाएं, आपको सपोर्ट किया। जी बिल्कुल किया, बिल्कुल सही। उसमें फिर हर कम्युनिटी ने अपना सर ये तो ये है ना कि फिर तमाम रिश्तों से बढ़कर अगर मैं ये कह सकूँ, मुझे कह लेने दीजिए कि एक रिश्ता होता है इंसानियत का रिश्ता, जो परायों को भी अपना बना देता है। तो ये उस रिश्ते के तहत आप बात करिए। ज़ुहैब, आपसे ज़रूर इस हवाले से भी बात करते हुए फिर कश्मीरी ज़बान पे जो आपको अबूर हासिल है उस पर भी बात करें प्लीज़। जी, कश्मीरी ज़ुबान बेसिकली वो ही, कश्मीर से जब मोहब्बत हुई तो कश्मीरी ज़ुबान को थोड़ा थोड़ा सीखा और उसको फिर बाकायदा फ़ॉरेन ऑफिस ने रिलीज़ किया। इसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसमें इस पार और उस पार हम मिलना चाहते हैं, लेकिन उस खूनी बार की वजह से हम मिल नहीं सकते। तो उनको मैं लफ्ज़ों में आपको बयान करके बताता हूँ प्लीज़। निगारो छायन हुस्नन करिंदे वान कैत्या गमाची आशिक फलवा बनित मस्तान कैत्या निगारो छायन हुस्नन करिंदे वान कैत्या
نگاروں اور میرے پیارے اور مائی بلوڈ شاعر اپنے محبوب کو یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے. میرا محبوب میرا کشمیر ہے, سو میں اپنے کشمیر کو یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. اور بیسیکلی یہ خوبصورتی کو بیان کرتا ہے کہ تیرے حسن کی تعریف تو سبھی کرتے ہیں, میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں تیرے حسن کی تعریف کروں. میرے دل میں بہت سے راز ہیں, میں تجھے بتانا چاہتا ہوں. تو یہ کافی بڑی ایک ڈیٹیل ہے, اس کی پوری ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ میرے لگی ہوئی ہے. تو یہ اس میں بہت بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. میڈم میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے کشمیر اسٹڈیز, اس میں خواجہ زاہد عزیز ہیں جو کہ ہمارے ہیڈ ہیں, اور پروفیسر علی رضا صاحب ہیں, سردار صاحب ہیں, اور ڈاکٹر سمینہ صاحب ہیں, اور میں خود وہاں پہ ہوں. ہم لوگ مل کے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کشمیری زبان ہے اس کو کالجز لیول پہ لے کے آئیں تاکہ یہ اس کو محفوظ کیا جا سکے, کیونکہ وہاں تو ہم اس کی بات تو نہیں کر رہے, وہ تو 3 فارمولا لینگویج پہ چلتے ہیں, لیکن ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہ جو لینگویج ہے یہ کالجز میں آئے. یہ تو ڈاکٹر صاحبہ کبھی آپ نے کشمیری آرٹ میوزک اس کا کبھی کوئی کنسرٹ کروایا ہو, کبھی اس کی ایگزیبیشن کروائی ہو؟ بڑی اچھی بات, بڑی اچھی بات. جی ڈاکٹر صاحب اب وی سی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو بھی انوائٹ کریں گے کہ انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ. کیونکہ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ایگزیبیشنز کے ذریعے کانسرٹس لگتا ہے سننے میں کہ بڑا کوئی شغل میلہ, لیکن نہیں, یہ کلچرل ایکسچینج کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. کشمیری کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ابھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, میں اکثر جاتا ہوں, مطلب اسلام آباد میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو ان کو پروگرام کو کرواتی ہیں. ایک محسوس کشمیری کمیونٹی جو بھی کالجز یونیورسٹیز کی ہوتی ہے وہ پورا ایک اسٹرکچر بنا کے وی سی صاحب کو پیش کرتے ہیں, اور باقاعدہ ایک بہت بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی ہیں. بالکل صحیح. زہیب, اگر ہم کشمیری کلچر کی, میں دیکھیں کلچر کی ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں تو بات کی, لیکن ایک چیز مجھے ایسا لگتا ہے ڈریسنگ کی بات کریں, وہاں کے جو کپڑے ہیں جو ہے نا, یہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کشمیر کی جب بات آتی ہے ہم کلچر کو لے کے آ جاتے ہیں. اگر میں یہاں پہ غلط ہوا کائنڈلی مجھے بتائیے گا. ہم پہاڑی ہیں, اس خطے کے جو لوگ ہیں ہم پہاڑی ہیں, گوجری ہیں, پہاڑی ہیں. ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے, وہ جو کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ فیرن پہنتے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی فیرن نہیں پہنتا. ہمارے وہ جو چادر وغیرہ راولہ کوٹ میں یا باغ میں مظفر آباد میں شال ایک ہوتی ہے وہ ہم اوڑھ لیتے ہیں, یا گرم گرم کپڑے پہن لیے, اوپر ٹوپی پہن لی. اور باقی جو کشمیر کا کلچر ہے وہ فیرن ہے, وہ ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ کہ آیا ہم کشمیر, ہم پھر جموں کشمیر کے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کا کلچر یہ نہیں. زہیب صاحب وہ ایسے ہے کہ کیونکہ وہاں موسم کی شدت اتنی زیادہ ہے, دیٹس وائی وہ ان کی مجبوری ہے اس پھیرن کو کیری کرنا, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, اور اس کے اندر وہ کانگڑی کا یوز کرتے ہیں جو کہ بالکل جلتی ہوئی, اس میں آگ ہوتی ہے, اور پھیرن وہ بہت بڑا چولا سا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ اس کو کیری کرتے ہیں. کیونکہ شدت اتنی موسم کی ہوتی ہے کہ 6 ماہ بالکل بند ہوتا ہے, برف باری اور یہ معاملات, اور 6 ماہ کے لیے موسم اچھا ہوتا ہے. بالکل ویسے بھی ایک ریجن سے دوسری جگہ پہ جاتے ہوئے اس میں تبدیلی ہوتی ہے, لفظوں میں تبدیلی آ جاتی ہے, اس میں لہجے میں جو ڈائلیکٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, لباس میں ہو جاتا ہے, رسم و رواج میں کوئی چینج ہو جاتا ہے. تو لیکن اوورآل جو کشمیر کا ایک کلچر ہے میرا خیال ہے اس میں ڈائیورسٹی ہونے کے باوجود بڑی آپس میں ایک یونیفارمٹی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح, اور اپنی طرف کھینچتا ہے کشمیری کلچر اپنی طرف, الحمدللہ اس بات. سر ناؤ آپ کا جو کنیکشن ینگسٹرز کے ساتھ ہے, آپ تو بہتر طریقے سے, اینڈ یو آر اے مینٹور فار سو مینی اسٹوڈنٹس جن کو آپ پڑھاتے ہیں. آپ ہماری نوجوان نسل میں جو جوش اور جذبہ دیکھتے ہیں, آپ تو الیکٹرانک میڈیا کی ہم بات کریں وہ تو پلیٹ فارم ہے, پرنٹ میڈیا بھی پلیٹ فارم کب سے ہے, اکیڈیمیا کے ذریعے بھی, کتابوں کے, لیکن اب سوشل میڈیا کا بھی پلیٹ فارم ہے. میرا زیادہ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا کنسرن ہوتا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے, ہمارے جو ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں یا ہماری اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی نے بھی اس کے اوپر قرارداد بھی منظور کی اور متفقہ طور پہ قرار کی. یعنی کشمیر کے ایشو کے اوپر جو ہے ہماری جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں یا جتنی بھی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ دے آر ون. لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اکیڈیمیا میں نوجوان کی ایکٹیویٹی, نوجوانوں کی کیا ہوتی ہے, مقبوضہ کشمیر ہے, وہاں پہ سلیبس کیا ہے, وہاں پہ کورسز کون کون سے پڑھائے جاتے ہیں, وہاں پہ کشمیر کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں کیا پڑھائے جاتے ہیں, اس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ کمی ہے, یہ کنیکٹیویٹی نہیں نظر آتی. سوشل میڈیا کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس پی ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے, ایکسچینج اس چیز کے اوپر کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے اور یہاں پہ آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, اور اس میں کتنا ہے کلچرل جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو کتنا لے کے چلتے ہیں,
اور اس کے بعد جو وہاں کا سلیبس ہے، وہاں کی جو ایک تحریک ہے، جہاں پہ جو انڈیجنس جو افکار ہیں اس کو لے کے آپس میں کتنی جو ہے وہ کنیکٹیوٹی رکھتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ جیسے زہیب صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا ادھر دل کرتا ہے، یقیناً ان کا بھی دل کرتا ہے اور یقیناً ہمارا بھی دل کرتا ہے، لیکن کیا اس کے لیے کوئی سامان پیدا کیا ہوا ہے کہ نوجوان نسل کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کریں؟ پہلے ہم آئسولیٹڈ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن سوشل میڈیا کے بعد یہ آئسولیشن ختم ہو گئی ہے. مثلا جو پنجابی نیشنلزم ہے اس کے لحاظ سے ہم بالکل آئسولیٹڈ تھے، جانتے نہیں تھے، لیکن اس وقت جو پنجاب میں جو چڑھدا پنجاب ہے اور لہندہ پنجاب، اس میں جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کے ذریعے جو ہے نا اب ان کو ویزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو جو ہے نا وہ پوری رپورٹ لینے کی یا وہ ضرورت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو وہ کشمیر ہے اور یہ کشمیر ہے، ان کی جو یوتھ ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور خاص طور پہ جو اس کا سلیبس کیا ہے، سلیبس کے کنٹینٹس کیا ہیں، اس کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کو انٹرپریٹیشن میں کہیں ایسا تو نہیں کسی جگہ پہ ہیٹریڈ رکھی ہو اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جس طرح وہاں پہ پلانٹیشن بی جے پی کی گورنمنٹ نے کیا ہے، وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ اتنی پلانٹیشن ہیٹریڈ کی ہو جائے کہ یہاں پہ جو ہے کشمیر ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فیملیئرٹی نہ رہے. یعنی اٹ ہیز ٹو بی اے نیوٹرل کانٹینٹ جو بہت ضروری ہے سمجھنا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کوئی بھی بات بچپن سے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں چھوٹی عمر سے ہی تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے اور بچے کی شخصیت میں نکھار لے کے آتی ہے اور سوچ کو جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے پختہ کرتی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. گو کہ سیکھنے کا تو عمل زندگی کی آخری سانس تک جاری و ساری رہنا چاہیے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے بالخصوص زہیب آپ بھی اگری کریں گے بالکل ایسے ہی کہ بچوں کو بھی ایسے ہی ہے کہ بچوں کا تو آپ ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے کہ بچے جو کلاس سے پڑھ کے آتے ہیں، بے شک آپ نے پوسٹ ڈاک پی ایچ ڈی کی ہو، وہ کہتے ہیں میری ٹیچر صحیح کہہ رہی ہے، ٹیچر صحیح کہہ رہی ہیں. سر استاد کا تو درجہ پھر ماں کی جو گود ہے پہلی درس گاہ، گو کہ میں یہ کہتی ہوں کہ ماں کے ساتھ باپ کا بھی بڑا ایک تربیت میں عمل دخل ہوتا ہے. صرف باپ یہ نہیں ہے کہ روزگار کے حصول کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے، باپ کا بھی کہیں نہ کہیں ضرور ایک ہوتا ہے. اس کے بعد کہیں نہ کہیں پہلا سلیبس اور پہلے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، بڑی خوبصورت بات. اس کے بعد گھر کا ماحول ہوتا ہے، اس کے بعد پھر باہر آتا ہے. بالکل ہمارا تو استادوں کے ساتھ اس طرح کا استاد کے ساتھ ایک درجہ ہے اور عزت اور احترام کا ہے ایک تعلق کہ ہم نگاہ نیچی کر کے استاد سے بات کرتے ہیں. یہی ہماری روایات ہیں. اور کشمیری ہم کلچر کی بات کریں، تمام کے تمام کشمیری کلچر کی خوبصورتی پہ جتنی بھی بات کی جائے، روایات پہ جتنی بھی بات کی جائے کام ہے. خواتین و حضرات، میں اپنے معزز مہمانوں کا ضرور شکریہ ادا کرتے ہوئے کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے دن؟ میرا پیغام چونکہ میری پنجاب اسٹڈیز کے اوپر ایکسپرٹیز ہے تو اس کے لحاظ سے جو کشمیر ہے جہاں تک اس کو اپنی کنیکٹیوٹی رکھنی چاہیے، وہاں پہ پنجاب کے ساتھ جو چڑھدا پنجاب ہے اس کے ساتھ لنک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو ہماچل پردیش ہے، پنجاب ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی پالیٹکس ہے یا جتنی بھی جو اکیڈیمیا ہے اس کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی رکھنا ضروری ہے. سو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں پہ پنجابی اور کشمیریوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت سے رہنا چاہیے. جی میڈم. جی میں یہی کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرام میں کہ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اپنے حصے کی شمع جلانے کی کہ ہم اس میسیج کو آگے پہنچائیں، ہم کشمیری زبان کو بچائیں، ہم کشمیر کی جو کاز ہے اس کو لے کے آگے چلیں اور انشاءاللہ انٹرنیشنلی اس کو دکھائیں. ویسے تو لوگ جانتے ہی ہیں لیکن ہم یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ ہوں، زاہد صاحب کہیں اور کر رہے ہیں، میڈم سمینہ کہیں اور کر رہی ہیں، ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ویری ویل ڈن. بالکل صحیح. زہیب، میں یہ کہوں گا کہ اندر کی جتنی بھی ہماری نفرتیں ہیں ان کو مٹاتے ہوئے بھائی بھائی بن کے ایک پازیٹیو پیغام پہنچائیں اور چھا جائیں دنیا میں. میں یہی چاہوں گا اپنے اندر کی نفرتوں کو مٹا دیں. ایسا ہی ہے، بالکل صحیح. وہ آپ کی صحت کے لیے، سب کی صحت کے لیے انفرادی سطح پہ بہت صحیح ہوگا، لیکن محبت ہی محبت ہے. جی، اور اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. اور خواتین و حضرات، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کشمیری بہن بھائیوں کا دکھ دھڑکتا بھی ہے، ہمارے دل میں کشمیری بہن بھائی بستے ہیں، رہتے ہیں. کشمیر ہمارے دل کا حصہ ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم ہر لمحہ، ہر گھڑی، گو کہ آج تو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ خصوصی پروگرامنگ کا، خصوصی ڈاکیومنٹریز کا، پلیز کا انعقاد اہتمام کیا گیا ہے، لیکن صرف آج کے دن کی حد تک یہ جذبہ محدود نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، پاکستانی کمیونٹیز نے انٹرنیشنلی ہمیشہ یہ بتایا کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے جو اسٹرگل ہے آزادی کی، جو فریڈم فائٹ وہ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. شیف نازش کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کا ہر لمحہ، ہر گھڑی شکر
अदा कीजिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन ज़ोहिब ज़मान की आवाज़ में खूबसूरत सा मिली नगमा।